हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर से हमने इसके माइंड मैप को देखा है, हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है, वेरी शॉर्ट को देखा है, और इतने लेक्चर्स को देखने के बाद हमारा ये चैप्टर बहुत सारे पॉइंट्स पर बहुत ही मजबूत हो चुका है। और इसको थोड़ा थोड़ा और फाइनल टच देने के लिए आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आंसर हमें काफी कम वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में, और किस तरीके से हम आंसर करेंगे उन क्वेश्चंस का, इन सब के ऊपर हमारा आज का ये डिस्कशन होने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो ये पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, और पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि यू आर प्लानिंग टू सेट अप ए डेयरी फार्म। अब देखिए सवाल यह है कि आपसे बोला जा रहा है कि आप एक प्लान कर रहे हो कि आप एक डेयरी फार्म लगाओगे। ठीक है, डेयरी फार्म लगाओगे कहने का मतलब है कि आप बिजनेस करने जा रहे हो किन चीजों का, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का फाइनली आपको बिजनेस करना है। मतलब कि सबसे आखिर में आपको क्या चाहिए, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपको बनाने हैं और फिर उनको बेचना है। तो आपको फाइनली आपको जरूरत है किस चीज की, तो आपको जरूरत है मिल्क की। ठीक है, एक पॉइंट, तो आप इस चीज की प्लानिंग कर रहे हो। दूसरा फिर कहता है कि डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स यू वुड कंसीडर बिफोर यू स्टार्ट द वेंचर। अब इसमें बोल रहा है कुछ ऐसा कि डिस्क्राइब करना है वेरियस एस्पेक्ट्स को यू वुड कंसीडर बिफोर यू स्टार्ट द वेंचर। अब आप इस काम को शुरू करने से पहले आप किन किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर यह हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बात दरअसल ऐसा है कि हमें चाहिए मिल्क। अभी हमें मिल्क चाहिए, तो मिल्क हमें कैसे मिलेगा, कुछ कैटल्स से मिलने वाला है। ठीक है, ये मिल्क हमें मिलेगा कैटल से। अब देखिए ये कहने का मतलब है कि कुल मिला के बात की जा रही है कि आपको उतरना होगा किधर, तो आपको उतरना होगा एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में आपको उतरना होगा। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जब आप कदम रखोगे तो इसके अंदर आपको ध्यान देना होगा कि जो भी एनिमल है आपका, आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा। आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे टाइम टू टाइम। आप इसको एक ऐसे जगह पर रखोगे जहां पर प्रॉपर तरीके से लाइट पहुंच पा रहा है, लाइट एंड फ्रेश एयर का उधर एंट्री होना आसान है, फ्रेश एयर भी उधर आसानी से जा सके। इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद आप इसको प्रॉपर आप इसके केयरिंग करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर इसको किसी तरीके का डिजीज होता है तो आप इसके डिजीज में इसके ट्रीटमेंट इसका करवाओगे। ठीक है, और साथ साथ आपको ध्यान देना होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे भी ध्यान देना होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हम एनिमल हस्बेंड्री करवा सकते हैं। और यहां पर हमारे पास केस दे रखा है कि हमें खोलना है डेयरी फार्म। मतलब कि हमें मिल्क चाहिए जिससे फिर हम अलग अलग तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स हम निकाल सकते हैं। अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स में हम किसको रखते हैं, तो अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स में हम यहाँ रखते हैं जैसे कि हो गया हमारा पनीर। अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स में एक हमारे पास आ जाता है चीज। अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कर्ड एक्सेट्रा। इस तरीके की चीजें हैं, कुछ स्वीट्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉपर कैटल मैनेजमेंट इज नेसेसरी वेयर लाइट एंड एयर शुड बी अवेलेबल। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर कैटल मैनेजमेंट। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में हमें इन कैटल्स के बारे में, इन कैटल्स की देखभाल करनी है। तो सबसे पहले इस कैटल का जो मैनेजमेंट होगा उस दौरान हम क्या करेंगे, लाइट और एयर जो है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। लाइट और एयर, एयर के जगह पर अगर हम फ्रेश एयर लिखते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। कहने का मतलब है कि फ्रेश एयर होना चाहिए। ठीक है, लाइट एंड एयर वहां पे अवेलेबल हो। एक चीज यहां पे छूट रहा है, न्यूट्रिशन है तो इसके साथ मतलब इसके अंदर वाटर भी आ गया, फूड एंड वाटर दोनों आ गया, वाटर एंड फूड दोनों आ गए। समझ रहे हैं आप।
फिर कह रहा है कि देन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑन द फार्म इज कंसीडर्ड। तो आपको फूड की भी जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब हम उसको फूड देंगे तभी उस फूड से वो न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगा। जब वो न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन कर पाएगा, तभी वो हमें फाइनली वो हमें जो चाहिए मिल्क वो हमें बेस्ट क्वालिटी में एंड क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी का मिल्क हमें मिल पाएगा। वो हमें चाहिए। फिर है कि द टाइम एंड अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू द कैटल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब देखिए कि है न्यूट्रिशन देने की जब बारी है, फूड जो हम उस कैटल को देने वाले हैं उसमें हमें ध्यान देने है, ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक टाइम अगर है कि सुबह के 8 बजे अगर आप उस कैटल को 8 AM पे अगर उस कैटल को अगर जो भी उसका फूड है अगर आप दे रहे हो तो आपको 8 बजे देना होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज आपने 8 बजे दे दिया, कल 6 बजे दे दिया, फिर आप भूल गए, फिर अचानक से याद आता है कभी तो फिर उसको फूड दे दिया। तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। इससे क्या रहता है कि उसको एक प्रॉपर वो भी रूटीन में आ जाता है। तो फिर आपका, क्योंकि फाइनली फूड टाइम पे देने को इसलिए कहा जाता है कि जब मिल्क निकालने की बारी आती है तो वो भी एक टाइम पर किया जाता है, सुबह शाम। तो उस हिसाब से आपको फूड भी टाइम पर देना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ केयर टू लुक आफ्टर द कैटल एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल्स। तो आपको समय समय पर उसके हेल्थ का चेकअप करवाना पड़ेगा, उसके हेल्थ का केयर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बीमार होता है तो फिर जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है, जितना मिल्क आना चाहिए क्वालिटी में एज वेल एज उसके क्वांटिटी, दोनों में असर आता है, दोनों में फर्क पड़ता है। तो उसकी क्वालिटी भी गिर सकती है और उसकी क्वांटिटी भी गिर सकती है। तो उसके हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें उसके हेल्थ के चेकअप पे ध्यान देना होगा। और अगर कोई उस चेकअप में ऐसा पाया जाता है कि हाँ ये बीमार है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो जाकर के आप एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं। समझ में आ रही चीजें बहुत ही आसान है। मतलब आप ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में देखते होगे, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें आप समझने वाली चीज है। फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो। आप फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आप इसको पढ़ के समझ के फिर अपने लैंग्वेज में ढाल सको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, एक नजर डालेंगे। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी तरीके की डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कि आपके डाउट जो भी हैं उसको क्लियर किए जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि दैट डिजीजेस आर स्प्रेडिंग फास्टर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। जस्टिफाई द स्टेटमेंट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ H5N1 वायरस। अब देखिए बात यहां पर ऐसा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो डिजीज का जो स्प्रेड है, डिजीज जो है वो बहुत फास्टर रेट पे स्प्रेड हो रहा है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है कि ये पूरी दुनिया जो है, ये जो पूरी दुनिया है, इसके अलग अलग जो देश हैं, यहां पर क्या है कि लोगों में एक जगह से दूसरे जगह लोग मूव कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग मूव कर रहे हैं। कंट्री छोड़ दें, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वहां पर भी देखा जाता है कि एशिया से लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरी दुनिया में लोग जो है सो मूव कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है यहाँ पे। तो यहां पर वही कह रहा है कि इस ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो डिजीज जो है वो फास्टर रेट पे फैल रहा है। तो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और इंसानों का भी मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो इस कारण से है जो डिजीज है वो फैल रहा है। अब देखिए इसको समझ रहे हैं कुछ ऐसा, अब इसको समझते हैं हम कुछ ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है, अगर वो इंसान एशिया का है, एशिया में वो रहता है और एशिया में कोई एक्स नाम का डिजीज है, कोई एक्स डिजीज है जो किसी वाई नाम के पैथोजन से हो रहा है, ठीक है। कोई एक्स डिजीज है जो वाई नाम के पैथोजन से हो रहा है और ये वाई पैथोजन जो है वो सिर्फ एशिया में ही है। लेकिन अब क्या होता है कि ये एशिया में रहने वाला ये जो बंदा है, ये एक समय के बाद यहां से मूव करता है किधर,
तो इधर से ये मूव कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये मूव कर रहा है। इस बंदे के अंदर वाई पैथोजन मौजूद है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ये जिन लोगों से मिला, तो उस कारण से क्या होता है कि ये वाई पैथोजन जो है वो अब किसी ऑस्ट्रेलियन के अंदर ये वाई पैथोजन जो है वो एंटर कर जाता है। और फिर क्या है, इस ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक्स नामक डिजीज जो है वो पहले नहीं था, लेकिन अब ये एक्स डिजीज जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर फैले इस एक्स डिजीज वाले कुछ लोगों का जाना होता है अफ्रीका के तरफ, और वो क्या करते हैं, सेम अफ्रीका में भी इस एक्स डिजीज को वो पहुंचा दे रहे हैं। सेम कुछ अफ्रीकन क्या करते हैं, इनका किसी कारणवश जाना होता है साउथ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका में भी ये जो एक्स डिजीज है वो फैल गया। और इसके बाद कुछ लोगों का मूवमेंट होता है, वो होता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और इस नॉर्थ अमेरिका में भी क्या हो रहा है, इस एक्स डिजीज को पहुंचा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर लोगों के मूवमेंट के कारण ये जो पैथोजन है और ये जो डिजीज है ये एक देश से दूसरे देश, और यहां पर कंटिनेंट जो है जैसे एशिया से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब जगह पर ये फैल गया। अब हम इसको अगर हम बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसको समझ सकते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस। इसको हम लोग कोरोना वायरस के मदद से समझ सकते हैं। इस दुनिया से अगर ऐसा कहा जाता है कि ये चाइना से निकला, तो चाइना से निकल करके ये इंडिया में कैसे आया, नेपाल कैसे गया, ये वहां से निकल करके रशिया, अमेरिका और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, इन सब जगह पर ये कैसे पहुंचा। तो देखिए चाइना से क्या होता है, चाइना से कुछ लोग निकलते हैं और चाइना से निकल करके वो इंडिया आते हैं, और वो जो इंडिया आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने अंदर इस कोरोना वायरस को रखे हुए हैं, मतलब कि ये कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं। अब वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में कुछ लोगों से मिलते हैं, और कुछ लोगों से मिलने के बाद ये कोरोना वायरस जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो ट्रांसफर हो गया। सेम केस कि पूरे दुनिया में ये लोग घूमे और ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। यही वो कारण था कि इस पूरी दुनिया को लॉकडाउन के अंदर रखा गया था, जस्ट बिकॉज कि यहां से लोग वहां नहीं जाएंगे, सब अपने अपने जगह सीमित रहेंगे, तो हो सकता है ये कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो कॉन्सेप्ट यही था। अब समझ में आ रहा है कि लोगों का जितना ज्यादा मूवमेंट होता है ये डिजीज जो है वो उतने फास्टर रेट पे घूम रहा है। तो वही चीज इसका आंसर आप समझ में आया, वही कहता है कि माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो दैट द चांस ऑफ रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज मोर। और कॉमन सी बात है, ज्यादा होगा। अभी फिर से दोबारा ये जो कोविड का केस बढ़ता जा रहा है, इसमें फिर से इस दुनिया में कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जस्ट बिकॉज की इस मूवमेंट को रोका जा रहा है। एक जगह से वो दूसरे जगह जो जा रहे हैं उसको रोका जा रहा है, क्योंकि इनके मूवमेंट के कारण ये तो मूव करेंगे ही, साथ साथ ही उस पैथोजन को भी लेकर के जाएंगे और वो उस डिजीज को भी लेकर के जाएंगे। दैट इज व्हाई उनको रोका जाता है। द वायरस इवन कैन मूव फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, हेंस इट इज ट्रांसफर्ड टू द हेल्दी इंडिविजुअल्स at a very fast pace. The bird flu can transmit to from organism to organism. समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है? तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, और तीसरा सवाल क्या है एक नजर डालेंगे जरूर। तीसरा सवाल हमसे कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है, हमने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में सुना, और ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि भाई ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन था इसके बारे में आप कुछ बातचीत करो जरा। कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। अब देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। हम इसको शुरू करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करना। सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे पॉपुलेशन से। इस धरती का जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कैसा है, तो वो डे बाय डे इंक्रीजिंग है। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, हम समझते हैं। डे बाय डे क्या इंक्रीजिंग है, ये समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है।
समय के साथ ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इस पॉपुलेशन को अपना पेट भरने के लिए जरूरत है किन चीजों की? तो फूड की जरूरत है, फूड की जरूरत है। अब आपके दिमाग में आया सर फूड की जरूरत है, तो ठीक है, मान लिया कि इस बढ़ते पॉपुलेशन को फूड ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, फूड ज्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए हमने क्या किया यहां पर, आपको याद होगा कि हमने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के मदद से हमने क्या किया, ये जो हमारे क्रॉप प्लांट्स थे, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हमने बढ़ाया। क्वालिटी को कैसे बढ़ाया कि एक प्लांट में अगर एक्स नंबर ऑफ ग्रेन्स निकल करके आ रहे हैं, तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या किया कि अब ये जो है ना वो x प्लस एन मतलब बढ़ गया है, x में कुछ और ग्रेन्स ऐड हो गए हैं, अब इतने ग्रेन्स हमें मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ गए, तो क्या होता है कि अब ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन अभी भी क्या था कि इस पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करना पॉसिबल नहीं था, और तो और ये पॉपुलेशन कुछ ऐसा है कि ये पॉपुलेशन जो है वो कुछ एनिमल्स को भी अपना फूड बना रहा है, और वो एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन का कहना है कि मुझे फिश चाहिए, इस पॉपुलेशन का कहना है कि मुझे क्रैब्स चाहिए, इस पॉपुलेशन का कहना है मुझे लॉबस्टर चाहिए, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ कि इनकी खेती भी की जानी चाहिए। खेती कहने का मतलब है कि इनकी खेती कहां हो सकती है, तो इन सारे इस तरीके के एनिमल्स की खेती हम कहां करेंगे, तो पानी के अंदर करेंगे, वाटर के अंदर। अब लोगों में डिमांड है कि उन्हें फिश खाना है, तो उन लोगों की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, तो जरूरत है कि फिश फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्रैब्स फार्मिंग, लॉबस्टर्स की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो इनको बढ़ावा देने का जो काम था, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेस को प्रोड्यूस किया जा सके, क्रैब्स को प्रोड्यूस किया जा सके, ये सारी चीजें आ गई हमारे ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर। कहता है कुछ ऐसा कि द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बात की जा रही है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की, पानी की बात की जा रही है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कहने से हमें समझ जाना चाहिए कि वो एंड ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है जो किधर रहने वाले हैं, जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, और ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा। देयर वॉज ए वाइड इंक्रीज इन द प्रैक्टिस ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब एक्वाकल्चर में काम किया जा रहा है, एग्रीकल्चर हमने सुना, सेम दिस इज की पानी का जब यहां पर केस आएगा ये एक्वाकल्चर कहलाएगा। अब यहां पर इस कारण से क्या है कि इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। द ब्लू रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द मेजर इंक्रीज इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि इस ब्लू रिवॉल्यूशन के कारण, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण वहां पर फार्मलैंड में क्रॉप्स प्लांट को बढ़ा दिया गया, सेम ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत यहां पर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और उसके प्रोडक्ट्स को बढ़ाया गया, और जो इस पॉपुलेशन का डिमांड था उसको पूरा किया गया, है ना। काफी ज्यादा आसान है ये भी, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चौथे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। अगर किसी तरीके का डाउट है आपके मन में तो आप बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने। अब देखिए चौथा सवाल हमारे सामने आ गया। अब ये चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो चौथा सवाल हमसे कह रहा है कि इफ फार्मर वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो यील्ड फ्रॉम हिज फार्म। अब देखिए एक फार्मर है, उसको वो परेशान है, और उसके परेशानी का कारण ये है कि ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो यील्ड फ्रॉम हिज फार्म। तो उसको बहुत कम उपज मिल रही है। अब जब उपज उसको कम मिल रही है तो वो परेशान होगा। परेशान होना उसका जायज है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसने अपना सब कुछ लगाया है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हाई यील्ड जब आएगा तो ये फार्मर कुछ प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन लो यील्ड के कारण ये फार्मर जो है वो परेशान है। साफ कहता है कि ही वॉज एडवाइज टू कीप ए बीहाइव इन द विसिनिटी। अब देखिए उसको एडवाइस किया जा रहा है कि वो एक बीहाइव को उधर प्लेस करे,
और सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाए। तो हाउ वुड दी बीहाइव हेल्प इन द इनहांसिंग यील्ड। अब बताइए कि इस बीहाइव की मदद से कैसे उस यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए अगर हम यहां से जंप करें अपने रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, और वहां से रिप्रोडक्शन में भी हमें चलना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले केस में, और वहां हमें चलना है और वहां हमें याद करना है कि सर कुछ तो ऐसा था कि जो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने थे, प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने थे, इस केस में हमने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, और गैमेटोजेनेसिस के बाद नंबर 2 पे यहां पर हमें देखने को मिला था कि सर गैमेट का यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर गैमेट का ट्रांसफर किया जाता है, और गैमेट के ट्रांसफर में इन प्लांट्स में क्या हो रहा होता है, तो इस वाले केस में सर हमें यहां पर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। याद आ रहा है कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें पॉलिनेशन वाला केस देखने को मिलता है। और अगर हम वहां से अगर यहां पर आए तो हमें देखने को मिलता है पॉलिनेशन में भी बहुत सारे, और इस पॉलिनेशन को कंप्लीट कैसे करवाया जाता है, तो इसके लिए जरूरत होती है कोई कोई एजेंट्स की। ठीक है, एजेंट्स की, बायोटिक, एबायोटिक थे हमारे पास। याद होगा कि हनी बीज जो थी, ये हनी बीज जो थी ये बहुत अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक केस यहां पर हो सकता है कि लो यील्ड का एक केस ये हो सकता है कि गैमेट तो बन रहा होगा इनका, ठीक है, गैमेट बन रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि गैमेट का जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर जो होना चाहिए वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ये केस एक हो सकता है। तो अगर हम लोग इस वाले चीज को ध्यान दें और यही अगर वो प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांसफर करवाने के लिए गैमेट को हमें चाहिए एक एजेंट, मतलब एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, और हनी बी से अच्छा यहां पर कोई काम करके देगा नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक बीहाइव लगाएंगे। कहां पर, हम अपने इस फार्मलैंड में बीहाइव्स लगाएंगे, और इसके कारण क्या होगा, यहां पर हनी बीज की संख्या जो है उसको बढ़ाएंगे। हनी बीज की संख्या जब बढ़ेगी तो इसके कारण क्या है, ये जो पॉलिनेशन रेट है, ये पॉलिनेशन का जो रेट है, पॉलिनेशन का ये जो रेट है ये भी बढ़ जाएगा। जैसे ही पॉलिनेशन का रेट बढ़ता है तो यहां पर क्या चांसेस बनते हैं कि यहां पर फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस हैं ये भी बढ़ जाएंगे। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर फाइनली जाइगोट, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जाइगोट बनेगा, एंड फाइनली जब जाइगोट बन जाएगा तो जो हमें चाहिए फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड, जो भी चाहिए वो हमें यहां पर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो विद द हेल्प ऑफ हनी बीज हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके प्रोडक्टिविटी को हम लोग एनहांस कर सकते हैं, इस लो यील्ड को हम लोग चेंज कर सकते हैं हाई यील्ड के तरफ। तो उसमें बी हाइव जो है वो रोल प्ले करता है, इसलिए बी हाइव लगाने को कहा गया ताकि वहां पे हनी बीज को बढ़ाया जा सके। तो कहता है वही कि द बी हाइव वुड हैव द लार्ज नंबर ऑफ हनी बीज। द हनी बी इज द मेजर पॉलिनेटर ऑफ मैनी प्लांट्स, दस पॉलिनेशन इज इंक्रीजेस द सीड प्रोडक्शन। पॉलिनेशन होगा, इस तरीके से जाइगोट बनेगा, और फाइनली जब जाइगोट बन गया तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तो हमें सीड मिलता है ना। और हमने उसी चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज सीड, तो हमने लिखा था सीड क्या है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो सीड है। तो हमने क्या किया, फाइनली हमने सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाया। दिस इनहांसेस द रेट ऑफ पॉलिनेशन एंड इंक्रीजेस द क्रॉप ऑफ प्लांट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके यील्ड को, लो यील्ड को उसको हम लोग बदल सकते हैं उसके हाई यील्ड में। तो ये रहा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस, ये रहे, आप इसको भी नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है ना। 4 क्वेश्चन हो गए, काफी आसान, कोई डाउट आप जरूर पूछिएगा। यानी ये पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछता है कुछ ऐसा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस आर इंक्रीजिंग alarmingly in India. We are also dealing with large scale malnutrition in the population. Is there any method by which we can address both of these problems together? अब देखिए कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं। हमारे पास 2 केस है। केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में हमसे कहता है कि ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ये अलार्मिंग है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक तो जो है हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो है वो डिजीज जो है वो बढ़ता जा रहा है, केस 1। एंड फिर दूसरे तरफ कहता है कि वी आर ऑल्सो डीलिंग विथ लार्ज स्केल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और दूसरे तरफ जो है केस नंबर 2 हमारे सामने आ गया। और केस नंबर 2 में हमसे कह रहा है किस चीज के बारे में, तो यहां पर हमसे कह रहा है अबाउट मेल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, यहां पर हमें 2 केसेस दे दिए गए, मेल न्यूट्रिशन भी बढ़ा हुआ है हमारे समाज में। ठीक है, अब कहता है कि इज देयर एनी मेथड बाय विच वी कैन एड्रेस बोथ दिस प्रॉब्लम्स टुगेदर। अब कहने का मतलब है कि कोई आपके पास एक ऐसा कोई रास्ता है क्या जिसके मदद से हम इन दोनों केसेस को एक साथ हैंडल कर सकें। पहले केस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें, दैट इज अबाउट द केस 1। तो डिजीज होने के चांसेस को अगर हम देखते हैं, देखिए हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नामक चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम बहुत सारे केसेस को जानते हैं। तो डिजीज है, इसको अगर किसी एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे अगर हम अगर इसको समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कोई एक्स नाम का डिजीज है। ठीक है, ये एक्स नाम का डिजीज है जो वाई नाम के पैथोजन के कारण होता है। अब क्या है कि इस एक्स डिजीज को होने के लिए सबसे पहले इस वाई पैथोजन को कहां आना होगा, तो इस वाई पैथोजन को आना होगा हमारे बॉडी के अंदर। ये हमारे बॉडी में एंटर करता है और जैसे ही ये वाई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ये वाई पैथोजन हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मान लेते हैं कि ये अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन क्रिएट करना शुरू करेगा, उधर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा ये बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो इस तरीके से ये हमें डिस्कंफर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे बॉडी में मौजूद है क्या, तो हमारे बॉडी में मौजूद है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे इस इम्यून सिस्टम की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से उस बाहरी को किसी भी तरीके से हटा दिया जाए, उसको मार दिया जाए ताकि बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहे। लेकिन अगर ये उस पैथोजन को नहीं मार पाता है तो समवेयर कि हम जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कमजोर हो रखा है। अगर ये कमजोर है तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए चाहिए कि अच्छा खाना पीना खाया जाए, अच्छे खासे न्यूट्रिशन इसको दिए जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस जो हमारे पास है दैट इज द केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 जो मेल न्यूट्रिशन का केस है, इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो न्यूट्रिशन की कमी है। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स जो उस बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो कम मिल रहे हैं। तो जरूरत है हम इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करना है और न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो हम फूड लेते हैं उस फूड में अगर हम किसी तरीके से अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक इंसान है जो एक दिन में मान लो कि वो 100 ग्राम का कोई ग्रेन यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको क्या देखने को मिला, तो मेल न्यूट्रिशन देखने को मिला, क्योंकि इस 100 ग्राम को जब वो यूज करता है तो इसमें उसको 6 to 7% उसको प्रोटीन जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि इस 100 ग्राम ग्रेन को लेने से वो 6 से 7 जो प्रोटीन है दैट इज की
ये जो 100 ग्राम ग्रेन को लेने से 6 से 7 ग्राम अगर प्रोटीन के जगह किसी तरीके से ये 14 से 16 ग्राम का अगर प्रोटीन उसको मिलने लगे तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उतने ही ग्रेन से वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पा रहा है, तो इससे उसे लड़ने में मदद मिलेगा। किससे? वो माल न्यूट्रिशन से लड़ सकता है, साथ साथ वो अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकता है। तो ये एक तरीका है। तो हमें करना क्या है फाइनली? हमें करना है कुछ ऐसा सर कि हमें करना है कि हमारे ये जो क्रॉप प्लांट्स हैं, इस क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो कुछ ऐसे टेक्निक्स का हम यूज करेंगे जिनके मदद से हम इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाने वाले हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके मदद से दिस कैन बी यूज्ड टू एड्रेस बोथ द प्रॉब्लम। इस दोनों प्रॉब्लम को हम इस बायोफोर्टिफिकेशन के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज अ टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स किया जाता है। एग्जाम्पल, इसमें हम लोग प्लांट्स के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट एक्सेट्रा को हम बढ़ाते हैं। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑल्सो, ये इसकी क्वालिटी बढ़ाता है। तो अगर इस तरीके की बेस्ट क्वालिटी के क्रॉप्स को अगर हम यूज करते हैं तो मैल न्यूट्रिशन से भी बचा जा सकता है, और साथ साथ हम अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रख सकते हैं, जिसके कारण हम अपने डिफरेंट डिजीज से भी लड़ सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाना कैसे लगाना है? सो द आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन। समझ में आ रही चीजें? इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमसे पूछ रहा है? छठा सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है कुछ ऐसा कि हाउ कैन वी इंप्रूव द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम। अब देखिए, हमने ये जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। मतलब कहने का है कि एक ऐसा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम फाइनली जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं हम उनकी देखभाल करने वाले हैं, हम उनको फूड देने वाले हैं, हम उनको डिफरेंट फूड देने का हमारा मकसद ये है कि हम उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर सकें, हम उनको टाइम टू टाइम हम उनका चेकअप कर सकें कि ताकि वो डिजीज फ्री रहें, उनका टाइम टू टाइम हम उनका रिप्रोडक्शन करवाते रहें ताकि हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलता रहे। और हमारा ये करने का मकसद यही है कि हमें उनसे जो प्रोडक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कि कैटल्स वगैरह जिधर से हमें मिल्क चाहिए, ताकि हम डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकें। अगर हम लोग शिप की एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो हम ये कोशिश, हमारा ये टारगेट रहता है कि हम उधर से मैक्सिमम वुल को हम कलेक्ट कर सकें, है ना। अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा यही टारगेट होता है कि हम बेस्ट क्वालिटी के फिशेस को हम वहां से फाइनल आउटपुट के रूप में हम ले सकें। तो यहां पर कह रहा है कि हाउ कैन वी इंप्रूव दिस सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहां पर जैसे कि हमने देखा कि ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट आया था। रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट में क्या है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इसी जनरेशन तक तो हम सीमित नहीं है, या फिर यही वो जनरेशन तो नहीं है जो हमेशा के लिए हमें वो आउटपुट देता रहे। एक समय के बाद ये भी अपने ओल्ड एज को पहुंचेगा, जिसके बाद ये उस काबिल नहीं रहेगा जिस बेस्ट क्वालिटी में आज की प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है, ये जब अपने ओल्ड एज में पहुंचेगा तब वो नहीं दे पाएगा। तो हमें चाहिए कि एक न्यू फ्रेश जनरेशन हमें चाहिए होता है। तो हमें करवाना है इसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, एक फ्रेश जनरेशन की हमें जरूरत है, और ये हम करवाएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या है कि इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करवाना है, फर्टिलाइजेशन जो करवाना है, इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम इसको कैसे इंप्रूव करें ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अगेन, हम इंसान अपने फायदे की बात कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सके। तो मैक्सिमम आउटपुट लेने का रास्ता है दैट इज MOET, जिसे हम लोग मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के नाम से जान रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ हार्मोन्स का यूज किया जाता है, जिन हार्मोन्स के मदद से, जिन हार्मोन्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद इसको सैरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जिन सैरोगेट मदर्स के अंदर इन बच्चों का डेवलपमेंट होता है, एंड फाइनली हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग मिल रहे होते हैं। तो कहता है कि इज यूज्ड टू इंप्रूव द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन एनिमल हस्बेंड्री। हमारा आंसर हो जाएगा MOET। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कुछ ऐसा, कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय जर्म प्लाज्म कलेक्शन, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो बात की जा रही है अबाउट जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बारे में। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जीन्स। क्या है जर्म प्लाज्म? तो जीन्स का वो कलेक्शन है, द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड्स हैविंग द diverse alleles or diverse alleles for all genes in a given crop is done. The benefit of this collection is to maintain the diversity. Diversity maintain करना जरूरी होता है, ठीक है। The genes are collected and stored and hence then can be used for further need. अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जीन का कलेक्शन किया जा रहा है और इस पूरे कलेक्शन में इस पूरे प्लांट और प्लांट या फिर जो सीड का जो कलेक्शन है इसमें पूरे डाइवर्स एलील्स हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे। तो इसका बेनिफिट हमारे पास यही हो जाता है कि इट इज इसका कलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम एक इस डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें और द जीन्स आर कलेक्टेड, जीन्स कलेक्ट किया जा रहा है, इसको फिर स्टोर किया जाता है ताकि फिर जब जरूरत आए तो उस जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो यही इसके बेनिफिट्स हो गए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया। 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? 8वां सवाल पूछता है कि नेम द इंप्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट दैट हेल्प्ड इंडिया टू अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए हमारा टारगेट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या था, ताकि हम व्हीट पे हो रहा है और इसके इंप्रूव क्वालिटीज लाइक सोनालिका ये सब है हमारे पास, और इसके मदद से हम सोनालिका ये सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो व्हीट हमारे पास आया, इस व्हीट के मदद से हमने इस पूरे बढ़ते पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा किया, फार्मर्स खुश हुए, ये सारी चीजें हुई, है ना। तो कह रहा है कि उसी जो हमने उसमें जो इंप्रूवमेंट किया उसमें हमने किन किन कैरेक्टर्स पे काम किया, उस इंप्रूव्ड कैरेक्टर्स के बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो द नंबर 1 इज सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ कहने का मतलब है कि हम जानते हैं या तो टॉल प्लांट है हमारे पास या हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। लेकिन हमने ग्रीन प्लांट में कहीं समवेयर इन बिटवीन दिस टॉल एंड ड्वार्फ हमने सेमी ड्वार्फ प्लांट का इजाद किया। ये सेमी ड्वार्फ प्लांट एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक है। द हाइट ऑफ द इंप्रूव प्लांट वॉज नाइदर टू शॉर्ट नाइदर टू लॉन्ग, तो नहीं बहुत ही छोटा है नहीं बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए हमने समवेयर इज इन बिटवीन दिस टॉल एंड ड्वार्फ, तो हमने इसे सेमी ड्वार्फ का नाम दिया। दूसरी चीज हमने काम किया इसके एल्ड के ऊपर, हमने इसे हाई एल्ड बनाया। हाई एल्ड बनाया तो इंप्रूव व्हीट वाज वेरी हाई कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स, पुराने वाले से हमने इसकी उपज को बढ़ा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ सीड्स जो है वो बढ़ा दिए हमने, इसकी क्वांटिटी हमने क्या किया, हमने इसके क्वांटिटी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, हमने इसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया और हमने इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा दिया, नो डाउट। फिर अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी में कहा गया है कुछ कि अर्ली मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट वाज नेसेसरी फॉर हाई प्रोडक्शन। अब क्या है कि जितना जल्दी ये मैच्योर हो जाएगा, जितना जल्दी ये मैच्योर हो जाएगा उतना सही रहेगा हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसे इसको हम समझ सकते हैं, ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में कुछ हमारे पास राइस के कुछ ऐसे हमारे पास वैरायटीज हैं, राइस प्लांट के कुछ ऐसे वैरायटीज हैं जो क्या, जिसके मदद से क्या होता है कि एक ही साल में, एक साल कहने का मतलब है कि हमारे पास 12 महीने हैं और इसी में हम क्या करते हैं कि हम 2 से 3 बार हम क्या करते हैं कि हम राइस प्लांट को क्या करते हैं, उसके खेती कर लेते हैं। 2 से 3 बार हमें वो फसलें मिल जाती हैं। तो इस 12 महीने में अगर हम लोग एक बार कर पा रहे हैं और इस 12 महीने में अगर हम लोग उसी पीस ऑफ लैंड पे अगर हम 2 से 3 बार कर पा रहे हैं तो हमें क्या है, ज्यादा किधर से हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो इस वाले केस में। तो अगर, और ये कैसे होगा कि ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए, तो जल्दी मैच्योर होगा तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है।
सो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको इम्प्रूव किया गया, और इनको इम्प्रूव करने के बाद हमें जो है वो बेस्ट क्वालिटी की वीट हमें देखने को मिले। एग्जाम्पल सोनालिका। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा गया, आप तब तक इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि सजेस्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लांट दैट विल प्रिवेंट इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन की बात की जा रही है। अब देखिए, मतलब कहने का है कि आपने ये सुना होगा कि जब किसी क्रॉप प्लांट्स को लगाया जाता है तो अब टीवी पर भी ऐड आता है, खास करके DD1 चैनल पे आपको ये एड्स देखने को मिलेंगे, या न्यूज़पेपर्स में आपको ये एड्स देखने को मिलेंगे कि हमारे गवर्नमेंट ने भी किसानों की मदद करने के लिए क्या किया है, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स को जो है इंसेक्टिसाइड्स के बारे में इंसेक्टिसाइड्स को लॉन्च किया है, पेस्टिसाइड्स को लॉन्च किया है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इन सबको लॉन्च किया है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम इंसेक्ट्स को किल करें, पेस्ट को किल करें, क्योंकि ये हमारे क्रॉप प्लांट्स को खराब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सजेस्ट सम ऑफ द फीचर ऑफ द प्लांट दैट विल प्रिवेंट, और हमें वही बताना है कुछ फीचर्स जिसके कारण जो है ये इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो इन्फेक्शन ना दे सके। तो एक है हमारे पास, दैट इज की मॉर्फोलॉजिकल फीचर है हमारे पास प्लांट के पास। इसमें क्या होता है कि वेरियस प्लांट्स हैव सर्टेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ प्लांट्स के पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन द स्टेम, उनके स्टेम में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज फीचर्स प्रिवेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड बायोकेमिकल फीचर्स विच प्रोवाइड द रेसिस्टेंट टू द प्लांट। अब देखिए क्या है कि इस हेयर के मदद से क्या है, ये जो इंसेक्ट्स हैं एंड पेस्ट हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो इसके कारण से क्या है कि उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि these features prevent insect pests and biochemical features which provide resistance to the plant। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां सवाल हमसे क्या पूछता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि इट इज ईजियर टू कल्चर प्लांट सेल्स इन विट्रो एज कंपेयर टू एनिमल सेल। वाई। अब देखिए बात की जा रही है यहां पर इन विट्रो की, मतलब हम चलते हैं उठ करके कहां, लैबोरेटरीज में, लैब के अंदर चलेंगे, और लैब के अंदर जाने के बाद यहां पर हम दो केसेस को देखने वाले हैं। एक है हमारे पास केस नंबर 1, एक लाइन खींच देते हैं, और फिर हम बात करेंगे अपने केस नंबर 2 के बारे में। तो ये जो दो केस हैं, पहले केस के अंदर रख दो प्लांट सेल को, ठीक है, और दूसरे केस के अंदर हम रखने वाले हैं अपने एनिमल सेल को। अगर हम लोग थोड़े थोड़े चीजों को याद करें, अगर हम लोग प्रीवियस क्लासेस की तरफ जंप करें, और वहां पे हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, आपको अगर याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा आपको, कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें डिफरेंस देखने को मिला था कि प्लांट सेल, जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो है हमें ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ जो है इनके अंदर वो हमें थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे जीवन काल में जब तक इनमें इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक इनमें ग्रोथ होते रहता है, कुछ ना कुछ इनमें ग्रोथ चलता रहता है। एनिमल सेल की बात करें तो एक पर्टिकुलर एज पे जाकर के ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलता है, एक समय आता है जिसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल के पास ऐसी कुछ तो खासियत होगी प्लांट्स में, जिसके कारण क्या है कि ये प्लांट्स में कुछ तो ऐसी खासियत है जिसके कारण हमें यहां पर ये ग्रोथ देखने को मिलता है। अब देखिए प्लांट्स के अंदर हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, अगर हमें याद है तो हम अगर प्लांट टिश्यू के बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें, अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें, तो यहां पर हमारे पास दो केसेस थे। एक केस में देखा था हमने कि यहां पर परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने जिक्र किया था, और दूसरे केस में हमने यहां पर जिक्र किया था, यहां पर हमने जिक्र किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये दो के बारे में हमने जिक्र किया था, और हम जानते हैं कि
टिश्यू कैसे हैं, तो ये जो है वो डिवीजन जो है वो करते रहते हैं, इनके अंदर डिवीजन होता रहता है। हम ये पुरानी चीजों को हमने रिकॉल कर लिया, आप भी रिकॉल कर लो, इन सबको नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि अब हम लैब में क्या करने जा रहे हैं, इस प्लांट सेल को भी हम इन विट्रो में हम क्या करेंगे, इसका भी कल्चर करेंगे, इसको भी कल्चर करेंगे। तो कल्चर मीडिया जो हम तैयार करते हैं, तो एक्चुअली हमें तैयार करना पड़ता है क्या, तो हमें तैयार करना पड़ता है एक कल्चर मीडिया। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल बना करके देते हैं ताकि ये जो सेल्स हैं वो ग्रो कर सकें, ठीक है। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हम उसको यहां पर प्लेस करते हैं ताकि ग्रोथ हमारा हो सके, उसमें किस तरीके की दिक्कत ना आए, ठीक है। लेकिन सवाल ने हमसे कह दिया है कुछ ऐसा कि भैया प्लांट सेल तो ग्रो करेगा, उसको ग्रो करवाना आसान है, एनिमल सेल को ग्रो करवाना मुश्किल है। अब क्यों ऐसा है सर, तो एक केस है दैट इज ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू लूज as well as reverse the ability of differentiation। तो इसमें क्या है, ये डिफरेंशिएशन एक ऐसी एबिलिटी है सेल्स की टू लूज एज वेल एज टू रिवर्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन। प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू डी डिफरेंशिएशन एंड बिकम द मेरिस्टेमेटिक अगेन। अब ये क्या है कि ये परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के पास ये कंडीशन नहीं है, एनिमल्स में ये केस नहीं होने वाला है। प्लांट्स ये काम कर सकते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारे पास वो डिवाइड करता है, और ये तो इतना जल्दी डिवाइड करता है कि इस वाले पार्ट में क्या है कि वो वायरस के इन्फेक्शंस भी नहीं हो पाते हैं। और वायरस के इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो पाते कि वायरस जितनी जल्दी अपने नंबर्स को बढ़ाएगा उससे कहीं फास्टर रेट पे क्या है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वो डिवाइड कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसकी डिवीजन फास्टर हो जाएगी। तो इसके अंदर इसी खासियत के कारण इसमें वायरस के इन्फेक्शंस भी नहीं होते। तो ये कारण है जिसके मदद से क्या है कि ये प्लांट्स के कल्चर्स को करना आसान है, बट एनिमल्स के लिए वो उतना आसान नहीं है। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 11 की तरफ, और 11वां सवाल हमसे कहता है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द कल्चर मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब कल्चर मीडिया की यहां पर बात की जा रही है, कैन बी रेफर टू एज हाईली इनरिच्ड लैबोरेटरी सॉइल। अब देखिए कि हमने ये जो कल्चर मीडिया है जिसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया भी कहते हैं, हमने इसको क्या टर्म दिया, हमने इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस हमने इसके लिए बोला है, और वो सेंटेंस हम बोल रहे हैं कुछ ऐसा कि दिस इज द हाईली इनरिच्ड लैबोरेटरी सॉइल। ये एक तरीके का लैबोरेटरी सॉइल है जिसमें बहुत हाईली इनरिच्ड लैबोरेटरी सॉइल है। और हमने ऐसा क्यों कहा, इस चीज को जस्टिफाई करना है। साइंस है तो हम कुछ भी कह के थोड़ी चले जाएंगे जो मन में आ रहा है, मतलब हमें जस्टिफिकेशन देना होता है। तो जस्टिफिकेशन हमें यहां पर यह देना है कि अगर हमने इस कल्चर मीडिया को हाईली इनरिच्ड लैबोरेटरी सॉइल कहा है तो इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए कारण कुछ ऐसा है कि ये जो कल्चर मीडिया होता है इसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आर्टिफिशियली कहने का मतलब है कि ये नेचुरली तो बना नहीं है, आर्टिफिशियली बना है। और हमारा मकसद यही है कि हम इनमें डिफरेंट सेल्स का क्या करवा सकें, तो हम इनमें डिफरेंट सेल्स का ग्रोथ करवा सकें जो हमें चाहिए हम उनका ग्रोथ यहां पर करवा सके अपने अकॉर्डिंग। तो हम उसी अकॉर्डिंग, मान लो कि किसी सेल की ग्रोथ करवानी है और हमें उस सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है और हमें पता है कि वो किस तरीके से ग्रो करता है, तो हम उसी तरीके का यहां पर क्या करेंगे, उसी तरीके का हम यहां पर कल्चर मीडिया यहां पर हम तैयार करेंगे। कल्चर मीडियम हम उसी तरीके का तैयार करेंगे, ठीक है। और तैयार करेंगे कुछ ऐसा कि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है हम उस न्यूट्रिएंट्स को इसके अंदर डालेंगे, और जितने मात्रा में जरूरत है हम उतने मात्रा में इसको डालेंगे ताकि उस सेल का जो है वो ग्रोथ हो सके प्रॉपर तरीके से। तो कहता है कि द कल्चर मीडिया इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड ग्रोथ मीडियम। This medium has various nutrient, chemicals, growth regulators, food supplements and are needed for the proper growth and nourishment of the growing cell। मतलब जिस भी सेल को ग्रो करवाना है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग, उस सेल के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या क्या डालेंगे, उस हिसाब से हम इसमें अलग तरीके का न्यूट्रिएंट्स डालेंगे,
अलग अलग केमिकल्स जिसकी जरूरत है वो डालेंगे, हम ग्रोथ रेगुलेटर्स डालेंगे, जिसमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो डालेंगे, एंड जो भी इसके कारण क्या है जिसमें प्रॉपर ग्रोथ और नरिशमेंट होना चाहिए वो उस सेल के अंदर हो पाएगा. द नेचुरल अकरिंग मीडियम इन द सॉइल वेयर ऑल द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजर, वाटर एंड अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट. ये हमने किया. आर्टिफिशियली हमने क्या किया, यहां पर हमने न्यूट्रिएंट्स दे दिया. आर्टिफिशियली हमने यहां पर कुछ जरूरत के केमिकल्स को हमने यहां पर डाल दिया. हमने जो जरूरत की चीजें थी जिसमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स थे जिसके मदद से क्या है उस सेल में फिर क्या है ग्रोथ भी हो, तो उन सबको हमने यहां पर डाला ताकि ग्रोथ हो सके. हमने यहां पर फूड सप्लीमेंट्स को भी डाला है ना, हमने यहां पर फूड सप्लीमेंट्स को भी डाला है, और इन सब की मदद से हमने फाइनली हम क्या करना चाह रहे हैं, सेल्स को ग्रो करवाना चाह रहे हैं. ये आर्टिफिशियली एक केस हो गया. दिस इज द केस 1 ऑफ आर्टिफिशियली. अगर हम लोग केस 2 की बात करें, अगर हम लोग नेचुरली की बात करें, तो नेचुरली हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉइल है जहां पर क्या है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं. अगर ये सॉइल है, अगर हम लोग प्लांट का एक डायग्राम बनाएं, ये उसके रूट्स हैं, और इस रूट का क्या काम है, इस सॉइल से ये डिफरेंट मिनरल्स को लेते हैं, इसी सॉइल से ये वाटर को लेते हैं, एंड जो भी इसेंशियल चीजें हैं उन सबको ये सॉइल के थ्रू ये ले रहे होते हैं. डिफरेंट मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, वाटर्स मौजूद है, सारी चीजें यहाँ पर ले रहे होते हैं. तो नेचुरली ये काम हो रहा होता है. अब हमने सेम कुछ इससे मिलता जुलता हमने यहाँ पर तैयार कर दिया आर्टिफिशियली, और ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे दिख रही हैं, सेम जो हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि हम कल्चर मीडिया में हमने क्या किया कि आर्टिफिशियल सॉइल बना दिया है. दैट इज वाई हम क्या कहते हैं, इसको हाईली इनरिच लेबोरेटरी सॉइल के नाम से हम इसे जानते हैं. ठीक है, हमने कुछ सेम सॉइल जैसा माहौल बना दिया ताकि उसका ग्रोथ हो सके, इसलिए हमने कल्चर मीडिया को क्या रेफर किया है, एज अ हाईली एनरिच्ड लेबोरेटरी सॉइल. स्वीट एंड सिंपल, बहुत आसान, नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर कोई डाउट है आपसे तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल ही. चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोलता है, ये रहा. तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डी डिफरेंशिएशन एंड हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट. देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, रिलेशनशिप की बात की जा रही है किसके बीच में, तो बात की जा रही है डी डिफरेंशिएशन वाले केस में. डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया तो वो हो गया डी डिफरेंशिएशन एंड हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड इन दी प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट. हम देखिए यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर हम करने वाले हैं किसका, तो प्लांट का करने वाले हैं. क्या, तो प्लांट का हम करेंगे. इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमें समझना आसान हो जाता है. अगर आप भी किसी चीज को पढ़ रहे हो, अगर समझना मुश्किल हो रहा है तो आप उसको तोड़ो, ब्रेक करो, उसको चार्ट के रूप में लिखना शुरू करो, आपको डेफिनेटली वो चीजें समझ में आएंगी. आप क्या करोगे, यहां पर बात की जा रही प्लांट के अंदर होने वाले टिश्यू कल्चर की. तो मुद्दा हमारा टिश्यू कल्चर का यही है कि हम क्या करेंगे, इस टिश्यू कल्चर के मदद से इस प्लांट सेल्स को क्या करेंगे, हम यहां पर जो हमारा ये जो प्लांट सेल है इसके ग्रोथ के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं. डन. अब यहां पर एक और चीज लिखता है कि हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड. क्या कह रहा है, हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड. तो यहां पर क्या कह रहा है कि हम यहां पर लिखते हैं कि हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड. कहने का मतलब है इसका कुछ ऐसा कि हम जो ये टिश्यू कल्चर करते हैं, हमने 2-3 क्वेश्चन पहले शायद ये देखा है कि हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों थे, और हमने फिर देखा था कि एनिमल सेल को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल था और प्लांट सेल को हम आसानी से ग्रो कर पा रहे थे इन विट्रो, है ना. तो इसलिए एनिमल सेल को हमने साइड कर दिया, और वहां पर हमने देखा था डी डिफरेंशिएशन का केस, है ना. तो वहां पे पता चला था कि ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन प्लांट सेल के ग्रोथ को, प्लांट सेल का इन विट्रो ग्रोथ करवाना आसान है और एनिमल सेल में कराना थोड़ा मुश्किल है. अब देखिए होता है यहां पर क्या कि प्लांट सेल में टिश्यू कल्चर हो रहा है और हाई डिग्री हमें सक्सेस मिल रहा है, मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, हमें वो हाई डिग्री सक्सेस हमें मिल पा रहा है. तो क्या इसमें और क्या इस सक्सेस के पीछे इस डी डिफरेंशिएशन का कोई
लेना देना है क्या इस डी डिफरेंशिएशन का, क्या यहाँ पर कोई मदद मिल रहा है इस वाले केस से, तो इसमें कोई रिलेशन है क्या, सवाल बस इतना सा है। अब देखिए कि इस डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। क्यों? क्योंकि एज एनी काइंड ऑफ टिश्यू कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड, अब सेल डिफरेंशिएट हो गया है तो क्या हो गया है कि सेल का जब डिफरेंशिएशन हो गया है तो किसी भी तरीके का यहां पर जो है वो टिश्यू जो है वो हमें मिल सकता है। इसलिए द प्लांट सेल कैन रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और प्लांट सेल जो है अपने इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। एंड इसी रिवर्स वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन जब होगा तो फिर यहाँ पे क्या है कि इसके जो कल्चर है वो करना आसान होगा, हमें नया जो सेल चाहिए वो मिलना आसान होगा, और हायर डिग्री हमें सक्सेस जो चाहिए वो मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन का रोल सामने आता है। समझ में आ रही है चीजें? नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि गिव मी ए लिविंग सेल ऑफ एनी प्लांट एंड आई विल गिव यू विद थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑफ द सेम टाइप। मतलब यहां पर एक स्लोगन हमें दिख रहा है, और स्लोगन कहता है कैसा कि तुम मुझे एक लिविंग सेल दो किसी भी प्लांट का, तुम मुझे किसी भी प्लांट का एक लिविंग सेल दो और बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो आई विल गिव यू 1000 प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। तो मैं तुम्हें उसी सेम टाइप के 1000 प्लांट्स दूंगा। मतलब कहने का है कि तुम मुझे सिर्फ एक सेल दो, ठीक है, और इस एक सेल के बदले मैं तुम्हें इसी वैरायटी से, सेम टाइप से, मैं तुम्हें इस एक सेल के बदले क्या दूंगा, मैं तुम्हें 1000 प्लांट दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तुम एक दोगे, ऊपर वाला तुम्हें 10 देता है, कुछ इस तरीके से एक तरीके का स्लोगन हमें दिख रहा है। तो सवाल वही कह रहा है कि इज दिस ओनली ए स्लोगन, क्या सिर्फ ये एक स्लोगन है, और इज इट साइंटिफिकली पॉसिबल, या फिर ये सिर्फ एक स्लोगन है, कहने की बात है, या फिर ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। राइट योर कॉमेंट्स एंड जस्टिफाई देम। अब देखिए कि हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया सर कि ये वाला जो केस है वो बिल्कुल संभव है। हमने अभी फिर से डिस्कस किया था अबाउट टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर वही तरीका है ना कि जब हम लैबोरेटरीज में, इन विट्रो जब हम ये काम करते हैं, हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, हम एक सेल को लेते हैं, कंडीशन हम उस लैब का ऐसा रखते हैं कि किसी तरीके का माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम इस एक सेल से हम हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, और ये करते हैं किसके मदद से, टिश्यू कल्चर की मदद से। तो टिश्यू कल्चर इज द मेथड थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस द थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑफ द सेम टाइप बाय अ सिंगल सेल। सिर्फ एक सेल से हम हजारों प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गिव मी ए लिविंग सेल ऑफ एनी प्लांट एंड आई विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑफ द सेम टाइप सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है, साइंटिफिकली हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, The growth takes place under the sterile condition। स्टेराइल कंडीशन, किसी तरीके का माइक्रोबियल इंटरफेयर हमें नहीं चाहिए। इन ए स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम विच कंटेन्स कार्बन सोर्स होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, विटामिन्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ अदर्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसकी भी तो जरूरत है, ग्रोथ भी तो करवानी है हमें। तो इन तरीके की, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फिर हम एक सेल से हम हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान इसका जवाब भी। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है ना। बहुत ही मुश्किल नहीं है ये, आसान चैप्टर है, आसान इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ब्रीड एंड ए स्पेशीज, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच कैटेगरी। अब देखिए यहां पर एक ब्रीड है और यहां पर एक स्पेशीज है, और इन दोनों के बीच में क्या है, कहते हैं ना कि अगर कोई अपने घर में पेट रखता है, इसको ऐसे समझते हैं, कोई अपने घर में अगर किसी पेट को रखता है, पेट में द मोस्ट कॉमन एग्जांपल की अगर बात करें तो डॉग है। ठीक है, डॉग से निकलते हैं बाहर। एक तो हमारे पास डॉग है, दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास फिश है। घर में अगर आपके एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में फिश है। और जब आप एक्वेरियम की बात करें तो ये तो खैर इसको भी है, लेकिन एक्वेरियम में आपको एक साथ आपको दिख जाएंगे।
अलग अलग तरीके के फिश दिखते हैं। कहने को सब फिश मतलब है सब स्पेशीज। कौन से स्पेशीज हैं? मतलब फिश ही है वो, लेकिन उसमें हमें उसके अलग अलग ब्रीड्स देखने को मिलते हैं। कोई कैट फिश है वहाँ पे, तो कोई अलग तरीके का फिश है, तीसरा कोई अलग तरीके का है, चौथा कोई अलग तरीके का है। डॉग्स की बात करें तो किसी के पास हमें कोई और डॉग देखने को मिलता है, किसी के पास लेब्रा है, तो किसी के पास हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बुलडॉग है, तो किसी के पास कोई तीसरा ही हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि तो फिर वो क्या हो गया, ये जो डॉग्स एंड फिशेस हैं ये सारे स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, और वो उनके जो उस डॉग के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं वो उनके अलग अलग ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग द सिमिलर अपीयरेंस, बिहेवियर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हमने एक चीज डिस्कस किया है काफी पहले, हमने 11th क्लास में ही इसको डिस्कस किया था। दैट इज कि जब हम यहाँ पर हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने देखा था यहाँ पर सबसे ऊपर था हमारे पास किंगडम, फिर हमारे पास उसके बाद हमें देखने को मिला था फाइलम। हम डिवीजन वर्ड का भी यूज करते हैं फॉर प्लांट्स, है ना, ऐसा कर रहे थे। फिर हमारे पास आता है क्लास, फिर हमारे पास आता है ऑर्डर, फिर हमारे पास आता है फैमिली, फिर हमारे पास आता था क्या, तो जीनस, फिर हमारे पास आता था यहां पर स्पीशीज। हमें यह देखने को मिला कि किंगडम की बात करें तो इसमें जो एक जैसे हैं उनको हमने मोनेरा में डाला, फिर जो एक जैसे हैं उनको प्रोटिस्टा में, फिर कुछ जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं उसको हमने फिर किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई में डाला, फिर हमने किसी को प्लांटी में डाला, फिर एनिमेलिया में डाला। तो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हमने किंगडम में डाल दिया। अब हम थोड़ा और अंदर डिटेल में गए और ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स की जब हमने डिस्कशन करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम को उठा लेते हैं, तो उसके अंदर हम जब गए घुसे तो उसमें घुसने के बाद हमने जब और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिस्कशन किया तो फिर हमने उसको अलग अलग फाइलम्स में बांट दिया। हमने शुरू किया तो हमने किसी को बांट दिया, हमने किसी को कह दिया, हमने पॉरीफेरा, किसी को सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, अलग अलग फाइलम्स में हमने बांट दिया। जब हम उन फाइलम्स के अंदर घुसे और फिर हमने और ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने जब सर्च करना शुरू किया, हमने क्लास में उनको बांट दिया। जब हम उस क्लास के अंदर घुस के जब हमने और ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की सर्च में गए, हमने ऑर्डर में सेम थोड़ा और अंदर घुसे तो फैमिली, और अंदर घुसे तो जीनस, और इस जीनस में जब हम और अंदर घुस के हमने और ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने जांच पड़ताल की, तब हमें जाकर के अलग अलग स्पेशीज हमें देखने को मिल गए। जैसे कि स्पेशीज हमें होमोसेपियंस, राइट। अब इस स्पेशीज के अंदर भी जब हम घुसे, अब इस स्पेशीज के अंदर भी घुस गए, और इस स्पेशीज के अंदर घुसने के बाद जब हमने देखा तो हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो हमने देखा, तो इसमें हमें एक स्पेशीज के अंदर हमें देखने को मिला कि अलग अलग ब्रीड B1, हमें अलग अलग ब्रीड B2, हमें अलग अलग ब्रीड B3 देखने को मिले। तो वही कह रहा है कि और ये सारे में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। एन एग्जांपल ऑफ द ब्रीड इज द डॉग्स, अफगान शेफर्ड एंड एग्बैस एक्सेट्रा, ये अलग अलग हैं। अब स्पेशीज की बात करें, इज अ ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव टुगेदर and are capable of reproduction to produce the offsprings. An example of different species of genus is homo. जैसे कि अगर हम पूरा लेके चलें तो हम एक जीनस होमो है, तो इस होमो के अंदर क्या हो जाएगा, इस जीनस होमो के अंदर हमें एक स्पेशीज दैट इज होमोसेपियन देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहने का मतलब है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग स्पेशीज हैं। जैसे कि आम का पेड़ हो गया तो दिस इज मैंगीफेरा। मैंगीफेरा है एक जीनस जिसमें हमें मैंगीफेरा इंडिका देखने को मिल रहा है। एनिमल्स की बात करें तो जैसे हमें होमो है तो होमोसेपियंस देखने को मिल रहा है। तो वो सारे हो गए उसके स्पेशीज, और उसके अंदर भी जैसे कि उस डॉग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग तरीके का, दैट इज ए ब्रीड, है ना। इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया, राइट। 15वें सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है, और ये 15 नंबर सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि प्लांट्स रेज्ड थ्रू टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक इशारा दे रहा है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आप इस टिश्यू कल्चर को बिल्कुल ही दिमाग में रखेंगे, जस्ट बिकॉज कि टिश्यू कल्चर हमसे कई बार पूछा जा रहा है।
हर 2-3 क्वेश्चन के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, इस टिश्यू कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, इस टिश्यू कल्चर को याद करके रखना है। तो प्लांट्स रेज्ड थ्रू टिश्यू कल्चर आर क्लोन्स। यहां पे कह रहा है कि जो भी टिश्यू कल्चर से आए वो क्लोन है, और ये क्लोन वर्ड सबसे पहले हमें देखने को मिला था इन आवर चैप्टर नंबर 1, जहां पर हमने डिस्कस किया था समथिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे तो हमने देखा था यहां पर इन्वॉल्व है सिर्फ एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व है, और इस सिंगल पेरेंट से क्या हो रहा है, एक नया ऑफ स्प्रिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। चूंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो जो कुछ उनके अंदर है वही चीज उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो इस कारण से हम कहेंगे कि ये अपने पेरेंट से ये बच्चे 100% जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सब तरीके से वो अपने पेरेंट से वो 100% सिमिलर हैं, और इसी 100% सिमिलर चीज को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। और वही सेम चीज कहता है जब अब बात की जा रही है टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर से भी जो आने वाले हैं ऑफस्प्रिंग उनको भी यहां पर क्लोन कहा जा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए टिश्यू कल्चर में हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस किया है कि एक सेल ही है हमारे पास, कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स प्लांट है, इस एक्स प्लांट से हमने क्या किया, एक सेल को निकाला और इस एक सेल को हम ले गए अपने लैब के अंदर। इस लैब में हमने तैयार किया है क्या, तो हमने तैयार किया है एक कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया के अंदर हम अब क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया कैसा है, तो इस कल्चर मीडिया के अंदर उस प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजों की जरूरत है हमें वो सब हमने यहां पर डाला है, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं ताकि ये इस सेल का यहाँ पर ग्रोथ हो सके, सेल का डिवीजन हो सके, सेल मैच्योर कर सके। इस लैब के अंदर इस कल्चर मीडिया में हमने इस एक सेल को डाला, और इस एक सेल से फाइनली हमने क्या किया, हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस किया। चूंकि यहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तो बन गए हैं, लेकिन कहां से आए, तो सिर्फ एक सेल से आए। इस एक सेल की अपनी कुछ खासियत थी, और इसके अंदर जो खासियत थी वही सारी खासियत हमें इन हजारों पौधों में देखने को मिला। मतलब ये जैसा था ये प्लांट भी हूबहू ऐसा था, मतलब कहने का कि ये भी 100% जो है वो सिमिलर है, ये भी 100% सिमिलर है। और 100% सिमिलर को हम यहां पर क्या बोल रहे थे, अपने चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि 100% सिमिलर को हम क्लोन कह रहे थे, और यही केस हमें यहां पर भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर से भी जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें हम क्लोन के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, की उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो मतलब आ जाते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। मतलब जैसा कि हमने इसमें यही डिस्कस किया है कि मतलब कहने का कि टिश्यू कल्चर इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द सेम टाइप बाय अ सिंगल सेल। द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स एंड मोर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलो ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज इन ज्योग्राफिकली वास्ट कंट्रीज लाइक इंडिया। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है न्यू प्लांट्स की, और इन न्यू प्लांट्स के टेस्टिंग की, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। तो ये जो न्यू प्लांट के वेराइटीज हैं इनको ज्योग्राफिकली वास्ट कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत में टेस्ट करना जरूरी है। अब क्यों भारत में टेस्ट करना जरूरी है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दो न्यू प्लांट वेराइटीज आर ग्रो इन रिसर्च फील्ड टू चेक द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम इसके क्वालिटी और क्वांटिटी को, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है हम उसको चेक करेंगे टू चेक द वेराइटी इन द अफेक्टेड variety is affected disease or not. The testing is done and also to ensure the high and the nutritious yield of the plant. अब देखिए यहां पर क्या है कि इसके टेस्टिंग में हम किन किन चीजों को टेस्ट करना चाहेंगे। तो हम चेक करना चाहेंगे कि इस प्लांट का जो फाइनल प्रोडक्ट है, और फाइनल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कि अगर वीट है तो हमें उसका सीड चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम इसका जो सीड है उसकी क्वालिटी कैसी है हमको वो टेस्ट करना है। इसकी जो सीड्स हैं मतलब वो किस क्वांटिटी में हमें मिल रहा है हम उसको भी चेक करना पसंद करेंगे। हम ये भी पसंद करना चाहेंगे, हम ये भी टेस्ट करना चाहेंगे
कि अगर ये इसको माहौल अगर मिले तो ये क्या ये डिजीज इसको अफेक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर रहा है, ये डिजीज से बच रहा है, या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स देने के बाद ये पेस्ट वगैरह से बच रहा है, पेस्ट और इंसेक्ट को साइड कर दिया जाए तो अदर डिजीजेस भी हैं, क्या उनसे ये लड़ पाता है या इसको डिजीज हो जाता है। इसके अलग अलग सॉइल्स पे इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजों को हम टेस्ट करना चाहेंगे। जब हमने इन सारे पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट किया और साथ साथ हम ये भी टेस्ट करना चाहेंगे कि इसका ग्रोथ पीरियड क्या है, ये कितनी जल्दी ये ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके की जो कॉमन चीजें हैं हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे। और फाइनली जब हमें ये बहुत ही सही लगेगा, हो सकता है ये सारे पैरामीटर्स पे तो ओके ओके ना हो, ठीक है, क्योंकि 100% परफेक्शन मुश्किल होता है। तो ये हो सकता है किसी एक दो चीजों में ये पीछे हो, लेकिन ये जब ये हम इन सबको टेस्ट करेंगे तो इन टेस्ट करने के बाद हम इस न्यू प्लांट वेराइटी को हम यूज में लाएंगे। और इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहां पर हमें अलग अलग तरीके का सॉइल देखने को मिलता है। अगर हम लोग इंडिया के मैप की बात करें तो अगर हम लोग साउथ रीजन में आते हैं तो साउथ में अलग तरीके की मिट्टी है, अगर हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो अलग तरीके की मिट्टी है। हम लोग इधर अगर हम लोग इधर बात करें तो इधर हमारे कंट्री में ये जो नॉर्थ ईस्ट है इधर कुछ अलग हमारे पास है। बिहार रीजन्स की बात करें तो अलग है, मतलब ईस्ट में अलग है। वेस्ट की बात करें तो हमें अलग अलग सॉइल हैं। अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया की बात करें तो इधर अलग सॉइल है। तो अलग अलग सॉइल में अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किधर ये सबसे बेस्ट अपना आउटपुट देने वाला है। तो इसको इंडिया में चेक करना जरूरी है, इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन में इसको चेक करना जरूरी है। इन ज्योग्राफिकल वर्स्ट कंट्रीज लाइक इंडिया, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि किस मिट्टी पे इसकी उपज ज्यादा है तो हम उस वाले सीड को हम उधर ही सप्लाई करेंगे, उधर ही ग्रोथ करेंगे। अब मान लेते हैं कि साउथ की मिट्टी पे इस नए प्लांट की उपज जो है वो ज्यादा है, तो हम फालतू का ना इसको नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और हमें वो प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी मिट्टी अलग है, तो क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में इसका यूज करें, हम इसको साउथ में यूज करेंगे। हो सकता है कि कोई सीड ऐसा हो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए परफेक्ट हो, वहां के इन्वायरमेंट्स में सूटेबल हो, तो उसको अगर हम लोग साउथ में क्यों यूज करेंगे, तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट में यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो इन सबको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। समझ में आ रही है, मतलब बहुत ही जनरल डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो, कहता है कि डिफाइन द टर्म स्ट्रेस फॉर प्लांट। प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, तो डिफाइन द टर्म स्ट्रेस फॉर प्लांट। प्लांट्स में जो स्ट्रेस है उसको डिफाइन करना है। डिस्कस ब्रीफली द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एनकाउंटर्ड बाय प्लांट। तो स्ट्रेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो स्ट्रेस इज एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लांट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द एनी फैक्टर वेदर बायोटिक और एबायोटिक। अब किसी कारणवश अगर इस प्लांट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट कहने का मतलब है कि हो सकता है या तो इसको कोई डिजीज हो जाए तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, क्योंकि वो उसके नेचुरल ग्रोथ को रोक देगा। अब प्लांट का हमने सीड लगाया, प्लांट को हमने प्रॉपर जो भी जैसे हमने सीड लगाया तो सनलाइट हम ऐसे जगह पर सीड लगा रहे हैं जहां पर सनलाइट प्रॉपर है, हमने वाटर को सप्लाई कर दिया, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए सब उसे दे दिया। लेकिन फिर भी अगर उस प्लांट में क्या है, किसी डिजीज से अगर वो परेशान हो जाता है, अगर उसको कोई डिजीज अटैक करता है तो उसमें हमें वो स्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेस का रीजन हो सकता है बायोटिक एंड एबायोटिक, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब इसके कारण उसको कोई डिजीज है तो उसके ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट जो है वो भी रुक जाता है। द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एनकाउंटर बाय द प्लांट्स आर वाटर स्ट्रेस एंड सॉल्ट स्ट्रेस। और दो तरीके का स्ट्रेस जो है वो सॉल्ट स्ट्रेस है एक, और एक हमारे पास वाटर स्ट्रेस है। तो जब प्लांट भी परेशान होता है तो वो इसको स्ट्रेस वाले कैटेगरी में रखा गया है। अब इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप उधर जो भी मन में डाउट्स हैं आप उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। 18वां सवाल हमारे सामने ये आता है कि डिस्कस नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, व्हाट आर द implications of the latter on the purpose of evolution। इवोल्यूशन वाले चैप्टर से नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, तो इसमें फिर इवोल्यूशन वाले पार्ट पे बात चली है। अब देखिए, अगर हम लोग क्रॉप प्लांट्स को लेकर के चलेंगे तो हम जानते हैं कि जो नेचर ने सेलेक्ट किया है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन,
और नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन साहब के अकॉर्डिंग था उसमें ये था कि फिट जो है वो सरवाइव करने वाला है, मतलब कि जो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाता है। अगर मान लो कि अगर x नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं यहां पर हमारे इस एनवायरनमेंट में, और इस x नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में से x माइनस एन ही बचे हैं, मतलब n नंबर जो है वो धीरे धीरे गायब हो गए, इसका मतलब कि ये उस काबिल नहीं थे और हमारे पास x माइनस एन, मान लो कि y नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बचे हैं, तो ये y जो है वो फिट है, नेचर ने इन्हें सेलेक्ट किया, दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात की जाए तो जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा करके हम उसको चुनते हैं, हम उसको अपने जरूरत के अनुसार हम उसे बनाते हैं, तो वो आ जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कहता है कि इट इज एन आर्टिफिशियल वे टू सेलेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय द ह्यूमन देमसेल्व्स। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमने करवाया ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेचर ने जो हमें दिया दैट वाज समथिंग डिफरेंट, बट हमें और ज्यादा हाई इल्ड के कारण हमने क्या किया, कुछ तो हमने यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया और उसके बाद हमने क्या किया, अपने जरूरत के मुताबिक हमने हाई इल्ड को क्या किया, हाई इल्ड को हमने ग्रो करवाया। तो कहने का मतलब हाई इल्ड को हमने ग्रो करवाया तो हमने आर्टिफिशियली ऐसा करवाया। नेचुरल सिलेक्शन इज द रूल ऑफ नेचर एंड इज अकर्स नेचुरली, द ऑर्गेनिज्म दैट इज बेस्ट सूटेड टू एनवायरमेंट एंड चांसेस एंड द अडैप्ट्स विद द टाइम एंड नेचुरली सेलेक्टेड बाय नेचर, तो इसको नेचर सेलेक्ट करता है। दूसरा पार्ट कहता है कि व्हाट आर द implications of the latter on the process of evolution। तो देखिए इवोल्यूशन में यही है, जो नेचर ने सेलेक्ट किया है वो आगे बढ़ेगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग फिट है वो आगे बढ़ेगा, जो फिट नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मदद से क्या करवाते हैं, जो हमें ज़रूरत है हम उसकी खेती करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियली हम उसको गेन करते हैं ताकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ना, हम वो साइंस लगाते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डिस्कस ब्रीफली हाउ प्योर लाइंस आर क्रिएटेड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो प्योर लाइन हमें कैसे मिलता है, तो हम कह जाते हैं कि सर जब हम इन ब्रीडिंग कर रहे थे, कुछ हमें याद आ रहा है जब हम लोग इन ब्रीडिंग करते हैं तो इन ब्रीडिंग में हम लोग करते हैं कुछ ऐसा कि 5 से 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन की यहां पर बात की जा रही है। 4 से 5 जनरेशन यहां लिखता है, 4 से 6 भी आप लिख सकते हो। तो 4 से 6 जनरेशन तक जो हैं, 4 से 6 जनरेशन तक, कौन से 4 से 6 जनरेशन, तो जिनके कॉमन एंसेस्टर हों। तो कॉमन एंसेस्टर्स के बीच में अगर हम लोग यहां पर क्या करवाते हैं, यहां पर क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस का नतीजा दिखता है कि यहां पर है पेरेंट, और पेरेंट्स के बाद है यहां पर जनरेशन नंबर 1, इसके बाद है जनरेशन नंबर 2, इसके बाद है जनरेशन नंबर 3, फिर है इसके बाद जनरेशन नंबर 4, जनरेशन नंबर 5। तो कहने का मतलब है जैसे पेरेंट्स सेम G1 से सेम G2, सेम G3, सेम G4, सेम G5, जैसे पेरेंट्स सेम कैरेक्टरिस्टिक के सारे जनरेशन, तो किसी तरीके के चेंजेस नहीं है, सभी वैसे के वैसे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में किसी तरीके का चेंज नहीं आया। तो इस कारण से क्या यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो होमोजाइगोसिटी देखने को मिलता है। और इस होमोजाइगोसिटी फिर हमें क्या देखने को मिलता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा करवाते हैं इसलिए ताकि होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहे और इस कैरेक्टरिस्टिक वाले जो एनिमल्स हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक वाले जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो बचे रहें। हमें यहाँ भी वो थे और अब भी वो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक तब भी था, ये कैरेक्टरिस्टिक अब भी है, और ये कैरेक्टरिस्टिक आने वाले 10 जनरेशन के बाद भी रहने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो हमें वो सेम कैरेक्टर जो है वो हमें मिलता रहेगा, वो सेम कैरेक्टर हमें मिलता रहेगा, और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर लेंगे। तो कह रहा है कि ब्रीफली हाउ प्योर लाइन कैसे होता है, तो इसके कारण हमें यहाँ प्योर लाइन देखने को मिलता है। तो प्योर लाइन्स आर द ब्रीड ऑफ द स्ट्रेन ऑफ प्लांट and animals that have homozygous alleles and have the similar characteristic of various generation. It is created in the animal husbandry by repeating inbreeding male and female animals for the same breed for 4 to 5 generations. तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, उधर हमसे क्या पूछा गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या डिमांड करता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि व्हाट आर द फिजिकल बैरियर ऑफ अ सेल
इन द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट का एक हाउ आर द बैरियर्स ओवरकम, तो बैरियर से कैसे लड़े, तो बैरियर बिल्कुल आता है। देखिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम्पल था हमारे पास, अगर आपको याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या करवाया, तो हमने यहां पर टोमेटो को हमने पोटैटो के साथ यहां पर करवाया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला पोमैटो, ये हमें मिला। इस केस में एक्चुअली होना क्या था कि इनके प्रोटोप्लास्ट का हमें फ्यूजन करवाना था, और इस केस में क्या होता है कि हम यहां से टोमेटो के सेल को हमने लिया, ठीक है, हमने यहां से पोटैटो के सेल को लिया। चूंकि ये दोनों प्लांट हैं तो इनके पास यहां पर सेल वॉल होगा और इसके पास भी यहां पर सेल वॉल होगा, और इस सेल वॉल के कारण क्या है कि ये जो यहां प्रोटोप्लास्ट है फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर, तो इस सेल वॉल जो है वो यहां पर फिजिकल बैरियर के रूप में काम कर रहा है। सवाल है बैरियर, तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज हमारे प्लांट्स का, प्लांट के सेल का सेल वॉल। तो हमें जरूरत है कि सेल वॉल को हटाया जाए, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग यहां पर सेल वॉल किससे बना होता है, तो ये सेल वॉल्स की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ये सेल्यूलोज वगैरह से मिलकर बनता है। तो सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन, ये सब होता है, तो हम सेल्यूलेज एंजाइम्स इन सब के मदद से इसको डाइजेस्ट करवा देते हैं। अब जब इसके मदद से इसको डाइजेस्ट करवा देते हैं तो यहां से क्या हो जाता है, अगर हम लोग इस सेल को लें, अगर इस सेल को लें और अगर हम लोग इस सेल को लें, तो इन दोनों सेल के पास प्लांट सेल वॉल जो है वो नहीं है। इसके पास भी जो प्लांट का जो सेल वॉल है, प्लांट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, सीधा सेल वॉल जो है वो नहीं है। अब जो सेल वॉल नहीं है तो इनके प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो कह रहा है कि द सेल वॉल इज द मोस्ट एंड ओनली फिजिकल बैरियर ऑफ द सेल इन द प्रोटोप्लास्ट। सेल कौन है, तो सेल वॉल जिम्मेदार है। द फिजिकल बैरियर इज ओवरकम बाय द ब्रेकडाउन, इसको ब्रेकडाउन करेंगे, और कैसे ब्रेकडाउन करेंगे, तो चूंकि उन चीजों से बना है तो अगर हम लोग वो एंजाइम डालते हैं तो इससे ये ब्रेकडाउन हो सकता है। तो दिस फिजिकल बैरियर इज ओवरकम बाय ब्रेकडाउन, द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल वॉल इज डन बाय डाइजेस्टिंग दिस सेल वॉल, और सेल वॉल को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, तो उन एंजाइम्स के मदद से हम इसे डाइजेस्ट करवाएंगे। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में। कोई डाउट आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, कहता है हमसे कुछ ऐसा कि गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, व्हाट बेनिफिट्स डू दे ऑफर टू दी सोसाइटी। अब देखिए बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स मतलब बात की जा रही है, मतलब बायो फोर्टिफिकेशन के बाद ये जो प्लांट्स हैं, ये जो क्रॉप्स हैं हमें मिले, एंड वी नो कि बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्लांट है तो इस प्लांट के अंदर पहले से तो जरूर है कि कोई न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे एक्स मात्रा में, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें इसके अंदर देखने को मिला। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पर करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, तो बायो फोर्टिफिकेशन के मदद से हमने यहां पर क्या किया, इसी प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट की संख्या एक्स थी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो अब हम इसे 2x 3x 4x तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो इस प्लांट में बढ़ गया, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। और जिनमें ये काम हम करवा रहे हैं, हम उन प्लांट्स को बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के नाम से जान रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को देना है और इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करना है जो हमारी सोसाइटी में हेल्पफुल है। तो मेज हाइब्रिड जो है, इसमें जो अमाइनो एसिड की संख्या थी इसको सीधा डबल कर दिया गया। जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है हमारे पास, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है हमारे पास, इसकी संख्या x से सीधा बढ़ा करके 2x कर दिया गया, तो अमाइनो एसिड सीधा सीधा डबल हो गया। एटलस 66 एक वीट की वैरायटी है, एक वीट की हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें जो है प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ा दिया गया, प्रोटीन पहले जितना था उसमें उसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया। आयरन फोर्टिफाइड प्लांट्स, आयरन फोर्टिफाइड राइस जो है, इसमें क्या किया गया, इट हैज द आयरन ओवर 5 टाइम्स मोर देन दी नॉर्मल राइस। तो इसमें हमने क्या किया कि एक्स आयरन को हमने क्या किया, हमने बढ़ा करके 5x आयरन कर दिया। तो यहां पर आयरन की संख्या बढ़ गई, फायदे की बात है। एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। ठीक है,
अब कहता है कि व्हाट बेनिफिट्स डू दे ऑफर इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में कौन से बेनिफिट्स देंगे, तो दे विल हैव द हाई न्यूट्रिएंट क्वालिटी, तो इसके मदद से मेल न्यूट्रिशन वाला जो केस था हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, डिजीज से लड़ सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द मेल न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस आल्सो, और ज्यादा से ज्यादा हमें न्यूट्रिएंट जो है वो मिल पाएगा। अब ये वाले केस को भी हमने डिस्कस किया था, हमारा एक क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को दिन में अगर 100 ग्राम ही अगर हमको मिल रहा है, किसी को अगर ग्रेन, और उस 100 ग्राम से अगर उसको क्या है कि x अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर उसको मिल रहा है, लेकिन अब उसी बायोफोर्टिफिकेशन के बाद बायोफोर्टिफाइड क्रॉप की मदद से अब उसी सेम 100 ग्राम से उसे अब अगर उसे 2x प्रोटीन मिल रहा है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन की कमी थी वो अब धीरे धीरे वो पूरी हो सकती है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं इन बायोफोर्टिफाइड क्रॉप की मदद से। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से भाई हमने कंप्लीट किया अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अपने इस बेहतरीन चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी, सबकी पढ़ाई करवाई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियोस देखने के लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com को। आपको यहाँ आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।